हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। यानी कि जो रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की रेगुलेशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। असल में क्या होता है कि रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। रेगुलेशन और स्टैंडर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और इसी के अगेंस्ट, इन्हीं की नॉलेज के अगेंस्ट जो दूसरे लोगों के स्किल्स को नापा जाता है। असल में क्या होता है, कोई भी अगर एक नॉलेज या कोई भी हिस्ट्री या कोई भी बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिज़िक्स या कोई भी नॉलेज है, फिलोसफी या कोई ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो भी है, जब शुरू में डेवलप होती है या पर्टिकुलर नॉलेज का एरिया जब शुरू में डेवलप हो रहा होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट आपस में एक दूसरे से डिबेट करते हैं और डिबेट करने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज पैदा किया जाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रखा जाता है और उसमें भी बहुत सारी डिबेट्स होती हैं और फिर धीरे धीरे उसका एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है। और वो एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर को आप स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर क्या करते हैं, आप इन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज से लोगों के स्किल्स और कॉम्पिटेंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप कहते हैं ये व्यक्ति एक्सपर्ट है, ये हिस्ट्री में एक्सपर्ट है। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज उसके पास है, वो स्ट्रक्चर्ड स्किल्स उसके पास है, वो स्किल्स या नॉलेज उस व्यक्ति के पास है, तो उसको कॉम्पिटेंट व्यक्ति माना जाता है, उसको एक्सपर्ट माना जाता है, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला व्यक्ति मान लिया जाता है अगर वो उस नॉलेज को गेन कर लेता है, उसको मास्टरी कर लेता है। उसमें कई केसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टीन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग आ जाते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ऐसी बात कह देते हैं जो इस नॉलेज के बियॉन्ड होती है और एक नया पैराडाइम क्रिएट हो जाता है। तो वो बहुत कम लोग होते हैं, अचानक कोई एक आध दो लोग आ जाते हैं, मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ में एक लोग ऐसा पैदा हो जाता है, हर समय पैदा हो रहा होता है, जो कि एस्टेब्लिश नॉलेज से को ब्रेक थ्रू करता है, उसे ब्रेक थ्रूज देता है। तो बेसिकली अगर जो हम रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को समझें तो इस तरीके से समझें कि रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स क्या हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज आप डेवलप करेंगे तो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ जाती है। तो जितने भी आपके सिक्योरिटी रिलेटेड, जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटेड, जितने भी प्रोसेसेस रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जो इन सब चीज़ों को बता रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज उसे नहीं मान सकते हैं, उसे ये मान सकते हैं कि भाई रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, कोविड 5 इशू हुआ है, मतलब इसाका जो है, जो कोविड को इशू करती है, जो कोविड को उसने 5वां कोविड इशू किया 2012 में, मतलब कोविड का 5वां वर्जन इशू किया हुआ है, कोविड स्टैंडर्ड का 5वां वर्जन इशू किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जिस समय मूव कर रही होती है बहुत तेज़ी से, उसके नीचे की अंडरलाइंग जो साइंस है वो मूव कर रहा होता है। जैसे फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज एक स्टैंडर्ड आता है तो वो पुराने टेक्नोलॉजी के अनुसार होता है, तो नया टेक्नोलॉजी आ जाती है तो नया स्टैंडर्ड पैदा करना पड़ता है और ये स्टैंडर्ड को कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ता है। इस स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को, इस स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को आपको चेंज करते रहना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको चेंज करना। इसलिए चेंज करना क्योंकि वो अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली अगर इसे समराइज़ करें, हम ये कहना चाहते हैं कि हर प्रोफेशन की एक यूनिक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज होती है और उसी नॉलेज को लेकर हर एक आदमी कहता है कि मैं स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर चुका हूँ। वो स्पेशलाइजेशन तभी कहता है कि जब वो रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज में एक्सेल करता है। तो नॉलेज क्या होती है, बेसिकली कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर साइंस में देखा जाए तो कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो कॉमनली एक्सेप्टेड फैक्ट्स होते हैं, कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कॉमनली एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं वो होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई बार के अधिकतर यही होता है कि जो ये एस्टेब्लिश नॉलेज है, एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है, एस्टेब्लिश नॉलेज के स्किल्स हैं, एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं, इसके अगेंस्ट लोगों की
टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और स्किल्स इवेल्युएट किए जाते हैं, और अगर उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और स्किल्स एक लेवल तक है, उन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है उस एरिया का। तो हमें भी क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बनना है, यानी एक प्रोफेशनल बनना है। तो हमारे पास भी इन रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास पहला स्टेप स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स बनने का ये है कि हमें इन स्टैंडर्ड्स की, इन रेगुलेशंस की, इन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की, फैक्ट्स की, इन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, इन नॉलेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन आईएएस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिट प्रोफेशनल को एक आइडिया देते हैं, और वो एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं। अगर आपके पास मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, आप कर ले रहे हो, तो इसका मतलब एक अच्छे प्रोफेशनल हो गए हो। प्लस दूसरी बात ये कि जो भी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस हैं वो कहते हैं कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को तो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। तो स्टैंडर्ड्स क्या कर रहे हैं, जो कोविड स्टैंडर्ड्स हैं, या अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, या और दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड्स ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस हो, और वो मिनिमम लेवल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। मतलब आप कहते हो कि जी मिनिमम ये तो होना ही चाहिए, अगर मिनिमम ये है और ये मैंडेटरी कर देते हैं उसे, उसमें से कुछ रिकमेंडेटरी भी होती है, रिकमेंडेटरी वो मिनिमम नहीं होती है, उसको रिकमेंडेटरी का मतलब ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिकमेंडेटरी का मतलब है अच्छी प्रैक्टिसेस। कि जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई स्टैंडर्ड इशू करता है तो पहले रिकमेंडेटरी रखता है, और कई साल तक कई बार रिकमेंडेटरी रखता है। वो कहता है ये अच्छी प्रैक्टिसेस है, लेकिन लोगों को धीरे धीरे पता चल जाता है, उन प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी हो जाती है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर वो उसे मैंडेटरी बना देता है। वो कहता है कि ये मिनिमम एक्सेप्टेबल रिक्वायरमेंट है। अब आप क्या, आपको नॉलेज बढ़ गई, आपको स्किल सेट बढ़ गया, ज़माने को पता चल गया, लोगों को पता चल गया, इस इंडस्ट्री के लोगों को पता चल गया, इस इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स को पता गया। अब आप अपना स्किल्स अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज अपग्रेड होती चली जानी चाहिए। तो बेसिकली यही ऑडिट स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे। इन ऑडिट स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, हमारी स्टडी में बहुत हल्का सा दिया हुआ है, और इसलिए दिया हुआ है कि अगर हम कहीं पर जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 है, वो ये कहता है, BS 17799 है, वो ये कहता है, ISO ये कहता है, कोबेट ये कहता है। मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए ये स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 है, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से रेलेवेंट रेगुलेशंस हैं। जब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने जाएंगे तो कौन से रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशन लागू होंगे। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, और वो ऑडिट को प्लानिंग के टाइम पर से इशू किए हैं। ऑडिट और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें एक है ऑडिट और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 जो बोलता है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट, यानी कि कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट में किस तरह आप ऑडिट करोगे। आपको वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन उसकी होती है, कि एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 को वो एडहेर करेंगे। तो अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 हमें कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट में ऑडिटिंग के बारे में बताता है, और वो बताता है कि कौन से प्रोसीजर्स, कौन से स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स बताता है जो स्टैंडर्ड्स में लिखा होता है कि कौन से प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे जब अकाउंटिंग इन्वायरमेंट में कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट CIS इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग इन्वायरमेंट जो है वो उसमें कौन से अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करोगे। तो ये प्रोनाउंसमेंट जो है वो प्रोसीजर्स बताते हैं, और वो कहते हैं कि कोई फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या कोई दूसरे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये कोई भी कन्वेंशनल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मीट आउट करने के लिए आपको एश्योरेंस एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 29 को फॉलो करना पड़ेगा। तो यानी कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑपरेशनल ऑडिट कर रहे हो, फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हो, या कोई और ऑडिट कर रहे हो, और इन्वायरमेंट कौन सा है, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है।
तो वहाँ पर AS 29 का फॉलोअप करोगे, उसको उसके अनुसार ऑडिट करोगे, उसमें जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए हैं उसके अनुसार ऑडिट करोगे। इसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो अप्लाई होंगे। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हो, तो प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट आप पर अप्लाई होगा। आप इंटरनल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, ये कर रहे हो तो अप्लाई होता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हो तो भी अप्लाई होगा। इसी की तरह हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम ISACA है। ISACA एक बहुत ही प्रीमियर बॉडी है। ISACA एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ISACA एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ISACA जो है IT गवर्नेंस में फोकस्ड है, मतलब जहाँ IT से रिलेटेड चीज़ें उसमें फोकस्ड है। और ISACA के करीब 200 चैप्टर्स हैं, 180 कंट्रीज़ में। और ISACA में करीब 1,10,000 एसोसिएशंस उसके मेंबर हैं और 30,000 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसके मेंबर हैं। यानी उसके मेंबर्स जो हैं करीब 1.5 लाख के करीब या 1,40,000 के करीब उसके मेंबर्स हैं। और ISACA बेसिकली क्या है, US में इनकॉर्पोरेटेड एक कॉरपोरेशन है। और कौन सा कॉरपोरेशन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये IT गवर्नेंस में फोकस करता है। तो ISACA स्टैंडर्ड्स इशू करता है जिन्हें कोबिट का नाम दिया जाता है। कोबिट 1 से लेकर आज की डेट में वो कोबिट 5 इशू कर दिया, उसने 2012 में कोबिट 5 इशू कर दिया है। तो ISACA फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन, यानी कि एक एसोसिएशन है। किसके लिए एसोसिएशन है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट और कंट्रोल के लिए एसोसिएशन है। यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करेंगे और उसके कंट्रोल्स को चेक करने की कोशिश करेंगे, तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और कंट्रोल एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स को अगर आप एडर करेंगे तो आप एक स्पेशलिस्ट होंगे अपने एरिया में। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बिग फोर्स है, उसमें अगर आपको इस कोविड की नॉलेज है या ISACA की अगर एग्ज़ाम वगैरह है उसे पास कर रखा है, ISACA के मेंबर्स हैं, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा। तो ISACA ने स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, गाइडलाइंस इशू किए हैं, टूल्स और टेक्निक्स इशू किए हैं ऑडिट को हेल्प करने के लिए, IT ऑडिट को हेल्प करने के लिए, IT एश्योरेंस को हेल्प करने के लिए। यानी कि IT ऑडिट और एश्योरेंस अगर आप के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो ISACA के द्वारा इशू किए गए स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, टूल्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कोविड के स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं ISACA ने। उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसमें गाइडेंस है कि अगर आप कर रहे हैं कि किस तरीके से करेंगे ऑडिट को, किस तरीके से प्रोसीजर और कोई प्रोसेसेस हैं उनका ऑडिट कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे IAS ऑडिट करते समय। तो IT ऑडिट और एश्योरेंस प्रोफेशनल जो हैं वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो इन स्टैंडर्ड से डिपार्ट करें। अगर वो इन स्टैंडर्ड को किसी केस में नहीं फॉलो करते हैं तो उन्हें क्या जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर इसे समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि ISACA एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट है। और जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से ISACA जो है गाइडलाइंस इशू कर रहा है और वो स्टैंडर्ड्स इशू कर रहा है। हर कुछ साल में वो स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाते हैं, उनके नए वर्जन्स इशू हो जाते हैं और वो ये स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। स्टैंडर्ड ही नहीं, वो गाइडलाइंस, टूल, टेक्निक्स इशू करते हैं IT ऑडिट और एश्योरेंस के लिए। और इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें गाइडेंस होती हैं, इसमें प्रोसीजर्स होती हैं कि किस तरह से आप IT का ऑडिट करेंगे। तो IT ऑडिट और प्रोफेशनल्स इन स्टैंडर्ड्स को, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स को ने फॉलोअप करना है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, वैसे ISACA के मेंबर्स को उसके मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। अगर मान लिया मैंडेटरी, क्योंकि ऑडिट क्या करेगा, ओपिनियन देगा। ओपिनियन किसके बेसिस पर देगा? स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर देगा। अगर वो स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहा है, कोई उसके पास जस्टिफिकेशन है, तो उसको देना पड़ेगा वो जस्टिफिकेशन कि क्यों डिपार्चर किया जा रहा है। मतलब अगर मान लिया सपोज वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ कर रहा है और वहाँ पर लगता है कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सही नहीं है, तो उसे अपना प्रोफेशनल जजमेंट देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एक क्वालिटी मेंटेन होगी। अगर कोई भी व्यक्ति ये देखेगा किसी ने ऑडिट किया है तो उसे पता है कि इसने कोविड फॉलो कर रखा है, मतलब ISACA के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रखे हैं, यानी मिनिमम गाइडलाइंस फॉलो कर रखे हैं। और अगर डिपार्चर किया है तो क्यों किया है उसका भी रीज़न पता चलेगा। अब डिपार्चर करने पर जस्टिफिकेशन अगर वो दे रहा है तो ISACA को भी पता चलेगा, धीरे धीरे फीडबैक जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर एरियाज़ में, क्योंकि
ये टू वे थिंग है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बोलता है और हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो फिर उसके बाद हम फीडबैक भी देते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को, भाई इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या इन पर्टिकुलर कंडीशंस में हमें बेटर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं अब, ये स्टैंडर्ड्स से बेटर स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। हम एक फीडबैक भेजते हैं, तो एक फीडबैक लूप होता है, यानी कि इंस्टीट्यूट हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के देता है फॉलो करने के लिए, हम उसको फॉलो करते हैं, कुछ दिनों बाद हम स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या गलतियाँ क्या खामियाँ, और फिर हम इंस्टीट्यूट को बताते हैं कि भाई ये खामियाँ और कर रहे हैं, ये गलतियाँ हैं, तो इस कंडीशन में आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कीजिए, अमेंड कीजिए, चेंज कीजिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे चेंज करता है। इसी तरीके से इसाका का है। इसाका में क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। स्टैंडर्ड इशू करने के बाद क्या है कि वहाँ तो और भी चीज़ें स्पीड अप है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 साल में पूरे के पूरे जनरेशन चेंज हो जाती है। तो जो स्टैंडर्ड्स वो इशू करते हैं वो काफ़ी तेज़ी से रिवाइज़ करने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये तो था इसाका के बारे में। इसाका अब जो है हमारा कोबिट इशू करती है। कोबिट क्या है? एक कॉमनली यूज्ड फ्रेमवर्क है, और जैसे आपने सॉक्स का नाम सुना होगा, सॉर्बन ऑक्सलीज का नाम सुना होगा। अगर कोबिट के स्टैंडर्ड्स आप मीट आउट कर रहे हैं तो सॉक्स के आईटी स्टैंडर्ड्स आप मीट आउट कर रहे हैं। मतलब कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी अगर मान लिया कोबिट कंप्लायंट कंपनी है, कोबिट के सारे स्टैंडर्ड्स वो मीट आउट कर रही है, उसका मतलब ये है सॉर्बन ऑक्सलीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपनी मीट आउट कर रही है। तो बेसिकली इसाका जो है कोबिट की कस्टोडियन है। कोबिट क्या है? कोबिट स्टैंडर्ड्स हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। यानी इसाका जो है वो कोबिट नामक स्टैंडर्ड्स उसने दिए हैं। कोबिट का 5 मेजर रिलीजेज हुई हैं कोबिट की। बीच में जैसे आपका ये है, आपका ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर पे एंड्रॉयड 2 आया, फिर 4 आया, फिर 4.1 आया, अब एंड्रॉयड 5 आया। उसी तरीके से कोबिट 1996 में पहला एडिशन आया। आज 2012 में आज से 3 साल पहले कोबिट 5 आ गया है। कोबिट 4.1 भी था। तो कोबिट में भी इसी तरीके से होता है। कोबिट में जो रिलीजेज होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। 1996 से आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई। कहने का मतलब ये है कि 5वां वर्जन आ गया। 5वां वर्जन का मतलब ये 1996, 2006, 2016 के यानी कि 19 साल हो गए या 20 साल हो गए मान के चलिए। और इस 20 साल में आपके 5 मेजर रिलीजेज हो चुके हैं। तो इसका मतलब हर 4 साल में एक रिलीज़ हो रही है, मोटे तौर पर अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि कोबिट के स्टैंडर्ड्स को कोबिट के नए स्टैंडर्ड्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि 4 या 5 साल में एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, तो वो ऑब्सलीट नहीं होनी चाहिए। तो कोबिट है आईटी गवर्नेंस मॉडल है। इसका मतलब आईटी के थ्रू हम गवर्नेंस कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसको फिर से समराइज़ करते हैं। कोबिट का मतलब ये है कि कोबिट क्यों यूज़ किया जाता है। कोबिट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो गया, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके पीछे इन्फॉर्मेशन पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। यानी जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। इन्फॉर्मेशन या डेटा जो है सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। सॉफ्टवेयर किस में होता है? हार्डवेयर या कंप्यूटिंग फैसिलिटी में होता है। हार्डवेयर और कंप्यूटिंग फैसिलिटी आईटी फैसिलिटी में रहती है। सारी चीज़ें आईटी फैसिलिटी में रहती हैं। तो ये पूरा आईटी का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। इस आईटी का इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होते चले जा रहा है, क्योंकि नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेट होती जा रही हैं। जो लोअर स्किल्स हैं वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे उनका लेवल ऑफ ऑटोमेशन बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ पर ह्यूमन बीइंग को हटाया जा रहा है, और इस ऑटोमेशन का लेवल और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। मतलब ये रुकेगा नहीं, ये स्पीड अप होगा और तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो इस पूरे इकोसिस्टम को, जो नया ये इकोसिस्टम पैदा हुआ है, इसको हमें ऑडिट करना है और इसको कंट्रोल में रखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देनी है। और ये इकोसिस्टम फास्ट चेंजिंग इकोसिस्टम्स हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्पीडीली चेंज होने चाहिए। तो दुनिया में इसाका है, इसाका यही काम करता है। इसाका आईटी गवर्नेंस मॉडल क्रिएट करता है, यानी कि वो ये कहता है कि जी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये गवर्नेंस मॉडल है।
वो एक स्टैंडर्ड दे देता है, वो स्टैंडर्ड दे देता है, बोलता है कि ये मिनिमम आईटी मैनेजमेंट या आईटी गवर्नेंस के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा, या तो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा या एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, या तो आपके गोल्स को मीट आउट इफेक्टिवली काम नहीं जाना था कि मतलब क्या होता है कि गोल्स तक नहीं पहुँचेगा, और एफिशिएंटली का मतलब मिनिमम रिसोर्सेज में का यूटिलाइजेशन करके गोल्स तक पहुँचना है। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप आईटी मैनेजमेंट और आईटी गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसाका बेसिकली क्या हेल्प करता है? इसाका ऐसा है कि 2500 टेक्नोलॉजी हैं, 2500 हार्डवेयर हैं, 2500 तरीके बिजनेस हैं, 2500 तरह के गवर्नेंस मॉडल हैं, आईटी 2500 तरह के आईटी मॉडल्स हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर, सेंट्रलाइज्ड, 2 टायर, 3 टायर, एन टायर, 2500 तरह के उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तरह तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो वो एक वन स्टेप रेफरेंस पॉइंट है, यानी वो एक दुकान होती है ना जिसमें सारा चीज़ आप खरीद लेते हो, जाते हो, बिग बाज़ार होती है जिसमें आप जाते हो सारी चीज़ें खरीद लेती है, सेल्फ में रखी होती हैं। उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स का बिग बाज़ार है, कोविड जो है स्टैंडर्ड्स का बिग बाज़ार है, यानी कि आप उस दुकान के अंदर गए, एक वन स्टॉप रेफरेंस पॉइंट है, और वो आईएस कंट्रोल प्रैक्टिशनर्स को, जो ऑडिट है, हम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, आईएस कंट्रोल प्रैक्टिशनर है, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स को चेक करने का हमारा धंधा है, हमारा बिजनेस क्या है, आईएस कंट्रोल्स को चेक करना। तो हम आईएस कंट्रोल प्रैक्टिशनर है बेसिकली, ऑडिटर कह सकते हैं या प्रैक्टिशनर कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर है वो आईएस कंट्रोल्स करेगा, जो बनाएगा, या आईटी डिपार्टमेंट होगा, और हमारा भी बिजनेस उसी पर है, हम उनको चेक करेंगे। तो बेसिकली हम भी प्रैक्टिशनर ही हुए एक तरह से देखा जाए तो, वैसे टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है। तो उनको वन स्टॉप रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। तो जैसे मान लो पड़ा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पर आईटी के बंदे होते हैं, आईटी के बंदे क्या करेंगे, कंट्रोल्स लगाएंगे। तो हम ये कोविड को देखेंगे, हम कहेंगे कोविड फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये स्टैंडर्ड्स फॉलो, कौन से स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करते हैं, कोविड करते हैं? उसने कहा जी कोविड फॉलो करते हैं। तो हमने कहा हमको ये पता चल गया हम और वो एक पेज में, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि कोविड से क्या डेविएशन है, बोलता है कोविड से कोई डेविएशन नहीं है। तो हम फिर ऑडिट करना चालू कर देते हैं और हम उस डेविएशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, यानी कि इसे भी वो स्टैंडर्ड पता है, हमें भी वो स्टैंडर्ड पता है, ये उस स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम कर रहा है, इसने हमें वेरीफाई किया है कि मैं उस स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम कर रहा हूँ। हम इसको ऑडिट कर रहे हैं कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो बेसिकली वो एक वन स्टॉप रेफरेंस पॉइंट है कोविड, और इसमें क्या है कि ये एक सोर्स है नहीं, 36 सोर्स, 3600 जगह बोलते हैं ना, यहाँ पर रियलिटी में 36 सोर्सेज है, 36 सोर्स, अलग अलग सोर्सेज से कोविड को डेवलप किया गया है, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड है। और इसमें क्या है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रैक्टिसेस, और वो ऑडिट प्रैक्टिसेस जो आईटी इन्वायरमेंट है और जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बताती हैं आईटी इन्वायरमेंट का, उनको एसिमुलेट किया गया है। यानी कि एक दुकान में आप जाओगे, सारे तरह की साबुन की टिक्कियाँ मिल जाती हैं, बिग बाज़ार में जाओगे हर तरह की साबुन की टिक्कियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर आप कोविड स्टैंडर्ड्स को देखोगे तो वहाँ पर सारी की सारी आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने के लिए जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक जगह पर रखे हुए हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उसके पास सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, एक जगह पर स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह कोविड है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह इसाका है। तो इसाका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की जगह जो आगे कोविड आ गए। और कोविड किस में स्पेशलाइज करते हैं, वो स्पेशलाइज करते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में, किस तरीके से कंट्रोल, आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कौन से, आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कोविड कंट्रोल को डिफाइन करता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। स्टार्टिंग में ये हमारी स्टडी में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कंट्रोल्स के बारे में वो बोलता है कि पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंट्रोल्स बेसिकली होते क्या है, पॉलिसीज़ बनी होती हैं, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट होंगे। और दूसरी बात ये है कि अनडिजायर्ड इवेंट्स या तो प्रिवेंट किए जाएंगे या डिटेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद करेक्ट किए जाएंगे। तो यानी कि अनडिजायर्ड इवेंट या तो नहीं होंगे
प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, या अगर हो गए तो डिटेक्टिव कंट्रोल्स होंगे, और डिटेक्टिव कंट्रोल्स डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद करेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब कंट्रोल्स क्या है, कोविड कंट्रोल्स को डिफाइन करता है कि पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर रहे हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। 100% एश्योरेंस कोई कंट्रोल नहीं दे सकता है। तो कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हम मीट आउट करेंगे और अनडिजायर्ड इवेंट्स जो हैं वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ये कहता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्टेटमेंट है, हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा लाइफ में ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये हम कह रहे हैं तो क्या है, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट का है कि एक हमें कोई रिजल्ट चाहिए लाइफ में, हमें कुछ करना है, तो डिजायर्ड रिजल्ट और पर्पसेस को अचीव करना है। और कैसे करना है कि कंट्रोल प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करके एक पर्टिकुलर आईटी एक्टिविटी में। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक लड़के को डॉक्टर बनना होता है तो सुबह 5 बजे उठ जाता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो पहले एक स्टेटमेंट बनाता है, उसके बाद वो डिजायर्ड रिजल्ट्स और पर्पसेस अचीव करने की कोशिश करता है। और कैसे करता है, कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स करता है, यानी सुबह 5 बजे उठ जाता है। यहाँ पर आपका बिज़नेस को वो एफिशिएंटली करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका बिज़नेस है उसको एफिशिएंटली करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो कैसे करेगा, आईटी का यूज़ कर रहा है, उससे बिज़नेस में एफिशिएंसी लेकर आ रहा है, ऑटोमेशन कर रहा है, उससे बिज़नेस एफिशिएंसी लेकर आ रहा है। लेकिन वो जो ऑटोमेशन है उसको संभाल के भी तो रखना है। कहीं पर कोई हैकर आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई जो उसको हैक कर दिया, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, वो देखेगा एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। मालूम पड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल्स वायलेट हो गए, मालूम पड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर वो सिक्योरिटी रखता है, किस तरह से रखता है, क्या लेयर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। तो बेसिकली जो आईटी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का स्टेटमेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली कोविड किस में फोकस करता है, बिजनेस प्रोसेसेस में फोकस करता है। और कोविड जो है हर बिजनेस प्रोसेस की उसके पास कंट्रोल ऑब्जेक्टिव की लिस्टिंग है कोविड में। उसके बाद वो कंट्रोल्स बताता है जो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए जा सकते हैं, और ऑडिट प्रोसीजर्स बताता है जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंट्रोल सही हैं कि नहीं सही हैं, ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिलायबली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब आप ये देखोगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें बाउंड्री कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, बाकी कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो ये आप उसके स्टैंडर्ड्स आपको बताएगा, स्टैंडर्ड्स ही बताएगा कि आज ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह का इन्वायरमेंट आ गया है और इसमें ये चीज़ें आपको चेक करनी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स वो बताएगा आपको। तो कोविड आपको ऑडिट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, और किसके लिए ऑडिट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, हर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के लिए ऑडिट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। मतलब जो भी आपके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स होंगे हर कंट्रोल के लिए ऑडिट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। और फिर वो ऐसा है कि उसकी हेल्प लेकर आप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग आईटी प्रोसेसेस को ऑडिट कर सकते हैं, और फिर उसमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और मैनेजमेंट को एश्योरेंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए एडवाइस दे सकते हैं। अब क्या होता है कि कोविड ने एक स्टैंडर्ड इशू कर दिया, वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, यानी कि आप अपनी ओपिनियन देंगे तो वो कहेगा कि आप ऐसी ओपिनियन कैसे दे रहे हो, तो आप कहोगे जी स्टैंडर्ड है, कोविड का स्टैंडर्ड है, जो इसाका ने स्टैंडर्ड इशू किया है, कोविड इशू किया है, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, वो ये बोलता है, वहाँ से हम बेंचमार्किंग कर रहे हैं। मतलब ये मेरा कहना नहीं है, ये कोविड है। या आपके ऊपर आप यूएस की इंडिया में सब्सिडरी हो तो आप पर सॉक्स अप्लाई करेगा, सार्बान-ऑक्सले अप्लाई करेगा, तो वहाँ पर कोविड मैंडेटरी होगा, तो आपको मैनेजमेंट कहेगा भाई ये कोविड मैंडेटरी हो गया, तो प्लीज़ देख लीजिए कोविड स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। तो तब आप कहोगे कि तब आप बताओगे उसे कि कोविड के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, जो कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। जब ऑडिट करोगे तो ऑडिट प्रोसीजर्स कोविड के अनुसार आप ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, और फिर उससे रिजल्ट्स देखोगे। रिजल्ट देखने के बाद आप उन्हीं रिजल्ट्स को मैनेजमेंट को बताओगे, और फिर उसी स्टैंडर्ड के रेफरेंस में आप एडवाइस दोगे इंप्रूवमेंट के लिए कि भैया ये कोविड के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। आप उन्हें बताओगे ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। वो बात अलग है कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे तो आप डेवलप्ड कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के बराबर कंप्लाइंट हो जाओगे। डेवलप्ड कंट्री ने एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हैं,
तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कोविड को बेंचमार्क की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के लिए, अगर मान लिया सपोज आप एक नॉलेज है आपकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल के बारे में, कोविड की नॉलेज है, तो पहले तो आप IS कंट्रोल स्पेशलिस्ट हो गए, क्योंकि आपको उन स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है। तो हम आपको स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स उस नॉलेज की वजह से हम आपको IS कंट्रोल स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। और एज एन IS कंट्रोल स्पेशलिस्ट आप क्या करोगे, आप कोविड को बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड मान के ऑडिट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में 6 सिग्मा का ऑडिट होता है, तो वहाँ पर बंदा आता है, 6 सिग्मा के स्टैंडर्ड्स देखता है और फिर वो देखता है, वो एसेस करता है कि एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी प्रैक्टिस की गई है, किस तरह से कौन सी एक्टिविटी इम्प्लीमेंट की गई है। तो बेसिकली एज आ IS कंट्रोल स्पेशलिस्ट आप एक ऑडिटर हो, या हम कह सकते हैं आपको कोविड की नॉलेज है, तो आप ऑडिटर कह सकते हैं या IS कंट्रोल स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। तो आपका काम क्या है, आप मैनेजमेंट या बिजनेस प्रोसेस ओनर्स जो भी हैं, या तो मैनेजमेंट को बताओगे, या अगर फाइनेंस का हेड होगा, फाइनेंस बिजनेस प्रोसेस ओनर कह सकते हो आप, फाइनेंस का हेड है। तो इनको एक रीजनेबल एश्योरेंस देखोगे कि जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है मीट आउट हो रहे हैं, और फिर जहाँ सिग्निफिकेंट वीकनेसेस हैं वहाँ पर आप आइडेंटिफाई करोगे उन सिग्निफिकेंट वीकनेसेस को, उन कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करोगे, और फिर इन रिस्क को सब्सटेंशिएट करोगे और देखोगे कि कौन से रिस्क हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, और फिर उसके बाद एडवाइस करोगे। फाइनली आपका काम क्या है, ओपिनियन देना, एडवाइस देना, ये बताना मैनेजमेंट को या बिजनेस ओनर्स को या आपके डिपार्टमेंट ओनर्स को या प्रोसेस ओनर्स को कि भाई ये करेक्टिव एक्शन आपको लेनी है। ओपिनियन देना है बेसिकली आपका काम। तो ओपिनियन देने के लिए सबसे पहले तो आप कंट्रोल्स को ऑडिट करोगे और उसके बाद रीजनेबल एश्योरेंस दोगे। ओपिनियन दोगे मतलब क्या है, एक ओपिनियन देने के बाद एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हो आप। या तो ओपिनियन दोगे सही है, या तो ओपिनियन दोगे गलत है तो फिर उसके बाद रीज़न दोगे। अगर सही है ओपिनियन दे दी तो आपने एक रीजनेबल एश्योरेंस दे दी, 100% एश्योरेंस नहीं, एक रीजनेबल एश्योरेंस दी कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो रहे हैं और रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और जो वीकनेसेस हैं वो आपने उन्हें बता दिए हैं ताकि उन कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर कोई रिस्क है तो आप ये कह सकते हो कि कंपेंसेटिंग कंट्रोल लगाओ, एडवाइस दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कोविड जो है एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। दूसरा ये है कि हमने ये बोला कि कोविड जो है एक IT एश्योरेंस ऑडिट प्रोसेस को, एक जनरल IT एश्योरेंस और ऑडिट प्रोसेस को हेल्प करता है। तो उसमें क्या करता है कि सबसे पहला तो आप क्या करोगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट समझोगे कोविड के रेफरेंस में, रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल मेजर्स देखोगे कोविड के रेफरेंस में, मतलब स्टैंडर्ड वो होगा। उसके बाद कंट्रोल्स को चेक करोगे कोविड के रेफरेंस में कि अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, उनकी अप्रोप्रिएटनेस कैसे चेक करोगे, कोविड के रेफरेंस में चेक करोगे। उसके बाद कंप्लायंस प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, कौन से कंप्लायंस प्रोसीजर्स, जो मिनिमम कंप्लायंस प्रोसीजर्स कोविड ने बता रखे हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंप्लायंस प्रोसीजर बता रखे होंगे, वो कंप्लायंस प्रोसीजर्स आप अप्लाई करोगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे, कंट्रोल्स प्रेस्क्राइब्ड कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब्ड तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब्ड वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मालूम पड़ा उसी तरीके का हो गया जैसे आपके घर में ताला लगा था, आप 7 दिन घर छोड़ के चले गए, ताला तो लगा था लेकिन 1 घंटे के लिए ताला गायब हो गया, फिर वो ताला लग गया, घंटे भर में मालूम बड़ा चोर आया और बाहर निकल गया। तो वो जो कंट्रोल्स हैं वो कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए, वो 1 सेकंड के लिए भी कंट्रोल्स हटने नहीं चाहिए। उसके बाद है अगर सब्सटेंटिव कंट्रोल प्रोसीजर्स वीक हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, और वो कौन से होने चाहिए, कहाँ से पता होने चाहिए, कौन से मिनिमम कंप्लायंस सब्सटेंटिव प्रोसीजर होने चाहिए, कोविड के अनुसार होनी चाहिए, कोविड में जो दिए हुए उस स्टैंडर्ड में जो दिए गए। और अगर ये भी आपको कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह मीट आउट नहीं हो रहे हैं, रिस्क हैं यहाँ पर, कैसे पता चलेगा, ये भी स्टैंडर्ड से पता चलेगा, कोविड स्टैंडर्ड से। तो यानी ऑडिट करोगे तो उसको एक स्टैंडर्ड मान लोगे, उस कोविड के स्टैंडर्ड्स के रूप में करोगे। तो असल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में या तो अपना स्टैंडर्ड वो अडॉप्ट करते हैं या बाहरी स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हैं। जब अपना स्टैंडर्ड कोई अडॉप्ट करते हैं तो बाहर के स्टैंडर्ड को कुछ मॉडिफाई करके वो अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन कई कंपनीज हैं जो SOX कंप्लाइंट होनी
होनी चाहिए, सॉर्बन ऑक्सलीज एक्ट है यूएस का, उसकी कंप्लाइंट होनी चाहिए। तो उनमें क्या है कि अगर आप कोविड स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे तो आप पूरी तरह कंप्लाइंट हो जाओगे, उनके मिनिमम आईटी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से कंप्लाई कर दोगे। तो वहाँ पर तो जहाँ पर सॉक्स एप्लीकेबल है, इंडिया में या कहीं पर भी सॉक्स एप्लीकेबल है, अगर मान लिया सपोज यूएस की सब्सिडरी है तो वहाँ पर सॉक्स एप्लीकेबल हो जाता है। अगर सॉक्स एप्लीकेबल है तो कोविड के स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। अब यह है कि कोविड के लिए आपकी ऑडियंस कौन है, यानी कि कौन व्यक्ति हैं जो कंज्यूम करेंगे कोविड को। सबसे पहले मैनेजमेंट है, दूसरा यूज़र है, तीसरा ऑडिटर है। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मुझे कोविड फॉलो करना है, मुझे अच्छी बेंचमार्किंग करनी है, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं 6 सिग्मा फॉलो करना है, उसी तरह से कोविड के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। या यूएस की सब्सिडरी है जहाँ पर सॉक्स लागू होता है तो वहाँ पर कोविड को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट जो है उसका आपका ऑडियंस हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा कौन हो सकता है, यूज़र हो सकता है। यूज़र जो है उसको उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि कोविड फॉलो करना है या लॉ के अनुसार, रेगुलेशंस के अनुसार आपको कोविड फॉलो करना है, तो फिर यूज़र कोविड के यूज़र्स उसको यूज़ करेंगे। और दूसरा है ऑडिटर, जो ऑडिट करेगा। ऑडिटर को तो पता होना ही चाहिए, वो जब भी अपनी रिपोर्ट देगा, भले ही का ऑर्गेनाइजेशन कोविड फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बोल दे कि ये कोविड के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, वो बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करेगा, रिस्क और कंट्रोल्स को बैलेंस करेगा, और दूसरा क्या है, बेंचमार्क करेगा एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कंट्रोल आईटी इन्वायरमेंट को। यानी कहने का मतलब ये है कोविड स्टैंडर्ड्स को देखेगा और रिस्क और कंट्रोल्स को बैलेंस करेगा, और किस तरह से फाइन ट्यून करेगा उसी तरीके से करेगा जो कोविड स्टैंडर्ड्स में दिया है। दूसरी बात, बेंचमार्किंग करेगा, कोविड स्टैंडर्ड से बेंचमार्किंग करेगा, आज के स्टैंडर्ड्स और फ्यूचर के आईटी इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट देखेगा। उसके बाद यूज़र है, यूज़र सिक्योरिटी और कंट्रोल्स देखेगा, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर सर्विसेज में सिक्योरिटी और कंट्रोल है कि नहीं है। अगर कोई एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है उसमें पर्टिकुलर सिक्योरिटी और कंट्रोल है कि नहीं, और बाकी चीज़ें उसमें पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंट्रोल है कि नहीं है, ये देखेगा। उसके बाद ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल्स में। तो वो कहेगा नेसेसरी मिनिमम कंट्रोल्स आपके पास नहीं है, तो कहेंगे नेसेसरी मिनिमम कंट्रोल्स की डेफिनेशन क्या है। तो आप कहोगे जी मैं तो कोविड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, आप कोई स्टैंडर्ड तो बताओगे नेसेसरी मिनिमम कंट्रोल्स। आप कहोगे आपके नेसेसरी मिनिमम कंट्रोल्स मैंने कोविड से उठाए। कोविड में कहता है कि ऐसी ऐसी बिजनेस प्रोसेसेस में, ऐसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी में ये स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, तो नेसेसरी मिनिमम कंट्रोल्स ये हैं, और आप में नेसेसरी कंट्रोल्स हैं कि नहीं है ये आप देखोगे। इसके बाद एक हमारी स्टडी बताती कोविड ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब उसको डाउनलोड किया जाता है, किया जा सकता है, इसाके की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें ईयर्स ऑफ रिसर्च लगी है, और ग्लोबल आईटी कंपनीज़ का कोऑपरेशन रहा है, बिजनेस एक्सपर्ट्स का रहा है। उन सब ने मिलकर, जैसे एक इंस्टीट्यूट अपना स्टैंडर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, तो वो क्या करता है, वो ड्राफ्ट इशू करता है, लोगों की ओपिनियन लेता है, फिर उसके बाद जो है फाइनल करता है उस स्टैंडर्ड को। उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। ऑथोरिटेटिव और ग्लोबली एक्सेप्टेड सेट ऑफ आईटी प्रैक्टिसेस पैदा करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको लोगों की ओपिनियन लेना, बिजनेस मैनेजर्स की ओपिनियन लेना, आईटी स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेना, ग्लोबल आईटी जायंट्स की ओपिनियन लेना, ऑडिटर्स की ओपिनियन लेना, उनकी ओपिनियन लेकर ये कोविड बना है। और कोविड कॉन्स्टेंटली रिफाइन हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है कुछ समय बाद कोविड के नए स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। कोविड जैसा मैंने बोला ये 5वां स्टैंडर्ड आ गया, 2012 में 5वां स्टैंडर्ड आ रहा है। तो कोविड ऐसा स्टैंडर्ड है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, और ये एक ब्रेक थ्रू है आईटी गवर्नेंस टूल में, और वर्ल्ड वाइड की यूज़ होता है। टेक्नोलॉजी सेम रहती है, हिस्ट्री अकाउंटिंग मेथड्स चेंज हो सकती हैं। इंडिया कह सकता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो करो, लेकिन जो आईटी है, आईटी में तो एक जगह पर मालूम पड़ा आज कुछ कोई चिप आ गई है, ये है, तो दुनिया भर में फैल जाती है, वो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं उसे। फिर सॉफ्टवेयर आया, अपडेटेड आया, तो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड हैं आईटी में। तो बेसिकली इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री क्या हुई कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कंट्रोल फाउंडेशन थी, वहाँ से इसाका बना। तो उस कोविड जो है उसने कुछ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, तो उन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में कोविड बनना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि
उसको इन्हेंस किया जाने लगा। मतलब जो इमर्जिंग इंटरनेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल रेगुलेटरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो भी होते थे उसे इन्हेंस किया जाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें आ गई, एक कंसेंसस आ जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? एक्सपर्ट की कंसेंसस आ जाती है कि हाँ ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये ऑप्टिमम आपको ऑप्टिमम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट रिटर्न्स देंगी। तो बेसिकली देखा जाए कोविड में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और उसके बाद क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करती है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ये रिस्क को मैनेज करने में और प्रोएक्टिवली एसेस करने में हेल्प करती है। यानी कि कोई रिस्क हो रहा है, हम उसे प्रोएक्टिवली एसेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद कोविड टूल है। कोविड टूल में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी होती है। एग्जीक्यूटिव समरी ये बताएगी कि ये की कॉन्सेप्ट है आईटी गवर्नेंस की, यानी कोविड में जो है किस तरीके से वो स्टैंडर्ड चलेगा। तो उसमें कुछ कंपोनेंट है और सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, यानी हमारे इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसमें एग्जीक्यूटिव समरी होती है, एक प्रीफेस टाइप का होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी होती है। मतलब आपको एक अंदेशा देता है, जैसे प्रेम्बल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो अंदेशा दे देता है। एक लॉ होती है वो एक अंदेशा दे देती है स्टार्टिंग में क्या ऑब्जेक्ट है इसका। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव समरी होती है। इसके बाद एक फ्रेमवर्क होगा। फ्रेमवर्क क्या करेगा? एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल होगा। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या करेगा? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को बिजनेस ऑब्जेक्टिव से मीट आउट करेगा, क्योंकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव किस लिए बने? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए मिले हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बनता है और फिर सारी चीज़ें होती हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना, तो और नीचे कोई प्रॉब्लम ना होना, सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना, क्योंकि सिक्योरिटी इम्पेयर हुई तो कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में अफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में तो असर आ सकता है, गुडविल में भी असर आ सकता है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को बिजनेस ऑब्जेक्टिव से लिंक करते हैं फ्रेमवर्क। तीसरा है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एक लैंडस्केप प्रोवाइड करता है आईटी इन्वायरमेंट का, कि ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। तो आपको पता चल जाता है कि आईटी इन्वायरमेंट इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से कंट्रोल करना है। उसके बाद ऑडिट गाइडलाइंस होती हैं। तो ऑडिट गाइडलाइंस ऑडिटर को एजुकेट करने में हेल्प करती हैं और आईएस इन्वायरमेंट को नेविगेट कर सकता है। उसको पता चल जाता है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या देखनी है, क्या क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें ऑडिट को पता चल जाता है। वो नेविगेट करता है, ईजी नेविगेशन। ऑडिटर को पता चल जाता है कि क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल चेकलिस्ट होती है ऑडिट की, और ऑडिटर चेकलिस्ट है, आप वो हमें ऑडिटर को नेविगेट करने की कोशिश हेल्प करती है। तो जैसे कैश की वाउचिंग करनी है तो एक ऑडिट लिस्ट होगी, ये चीज़ें देखेंगे। उसी तरीके से ऑडिट गाइडलाइंस होती है। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन टूल होते हैं, वो ऑडिट को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट गाइडलाइंस होती हैं, ये बेंचमार्किंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। मतलब मैनेजमेंट गाइडलाइंस बेंचमार्किंग में आपको हेल्प करेंगे कि ये बेंचमार्किंग है, ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैनेजमेंट के सामने आप बेंचमार्किंग रख दोगे तो मैनेजमेंट उसकी तरफ अपनी पूरी टीम को ले जाने की कोशिश करेगा, कैस्केड करने की कोशिश करेगा। तो मैनेजमेंट को निटी-ग्रिटी से मतलब नहीं होता है, ब्रॉड चीज़ों से पता होता है। तो बेंचमार्किंग एक बेंचमार्किंग प्रोसेस क्रिएट करता है, और जो कोविड है। तो समराइज़ करें कि ये कह सकते हैं कोविड टूल जो है एग्जीक्यूटिव समरी होती है, फ्रेमवर्क होता है। एग्जीक्यूटिव समरी में समरी दी रहती है, फ्रेमवर्क होता है वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक कर रहा होता है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लैंडस्केप बता रहे होते हैं आईटी इन्वायरमेंट का, और फील आउट हमें पता चल जाता है कि क्या है आईटी इन्वायरमेंट में, किस तरह का आईटी इन्वायरमेंट है, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या रिस्क हैं, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ऑडिट गाइडलाइंस होती हैं, वो हेल्प करती हैं ऑडिटर को नेविगेट करने में। इंप्लीमेंटेशन टूल होते हैं, जैसे ऑडिटर ऑडिट कर सकता है। मैनेजमेंट गाइडलाइंस हो सकती है। मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या करती है? बेंचमार्किंग प्रोसेसेस के लिए टूल्स होती हैं। अगले सेशन में कोविड फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। कोविड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉक्स की वजह से कोविड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसाका कोविड को मेंटेन करता है, वो कस्टोडियन है। थैंक्स।